द मास्टर प्रकाश क्लासेस आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को अच्छी तरह से आप लोग को पढ़ना है, जिससे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर को बना पाएँ। तो चलिए यहाँ से पढ़ना है। साहित्यकार मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ से पढ़ना है और आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ये अगला पेज है आपका, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन जिसमें है साहित्यकार कैसा प्राणी है, ये पूछा गया है। चलिए कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग, साहित्यकार कैसा प्राणी है। तो साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है। यहाँ पे देखिए सामाजिक सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और पहली लाइन जो हमने पढ़ा था गद्यांश का वो सामाजिक ही था, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है साहित्यकार को साहित्य सृजन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। चलिए देखते हैं, साहित्यकार को साहित्य सृजन की प्रेरणा जो मिलती है तो वो आपका समाज से ही मिलती है, क्योंकि ये सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन समाज हो जाएगा। और तीसरा चौथा प्रश्न ये पद्यांश से लिया गया है। इस पद्यांश को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे और जिससे कि कमेंट बॉक्स में आंसर बना पाए। यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए पढ़ते चलिए, उम्मीद है कि पूरा दिख रहा होगा आप लोग को। साथ साथ क्वेश्चन भी दिख रहा है 3 नंबर का। यहाँ पे पूछा गया है काव्यांश में, जो काव्यांश है इसमें कवि सबसे अधिक किस बिंदु पर जोर देता है, निराशा पर, आशा पर, मंजिल पर या फिर राही पर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे आशा बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा पे जो है सबसे अधिक बल देता है कवि, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है ये कुलिस जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा। कमेंट करके आप लोग आंसर देंगे। ऑप्शन है आपका जंगल, बी ऑप्शन है पहाड़, सी ऑप्शन है पाषाण या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कुलिस का आपको अर्थ बताना है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कुलिस का तात्पर्य होता है पाषाण से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और पाषाण आप लोग समझ रहे हैं, जो पत्थर का युग होता है उसी को पाषाण कहा जाता है। पाषाण तक का तात्पर्य होता है पत्थर से, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है छ। ये छ जो शब्द वर्ण है, शब्द नहीं कहेंगे, ये वर्ण है या अक्षर कह सकते हैं। वर्ण का निर्माण किन 2 वर्णों के संयोग से हुआ है। बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, का और खष्टी श से मिलकर के शा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगला प्रश्न है अंतः प्लसकरण की संधि कीजिए। अंतःकरण का संधि जो करेंगे तो क्या बनेगा, तो अंतःकरण बन जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जो शब्द प्रत्येक लिखा गया है इसमें प्रत्येक माफ कीजिए प्रत्यय नहीं, उपसर्ग कौन सा लगा है। तो 7वें का भी यहाँ पे प्रति लगा है, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न अपना पराया समस्त पद का विग्रह होगा। अपना को पराया, अपना का पराया, अपना और पराया, अपना ना पराया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सही जो होगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपना और पराया। अपना पराया का तात्पर्य है अपना और पराया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समास विग्रह में हमेशा जब योजक चिन्ह बीच में जो लगा होता है उसका मतलब और होता है। जैसे माता पिता लिखा होता है तो वहाँ उसका तात्पर्य होता है माता और पिता, या भाई बहन लिखा होता है तो भाई और बहन, इस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से यहाँ अपना पराया है और इसका अर्थ होगा अपना और पराया। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है अवर शब्द का विलोम शब्द बताइए। चलिए अवर का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे अवर का प्रवर हो जाएगा, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, जो वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, वाक्य में कारक कौन सा है। तो यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो गया, क्योंकि आधार है। जो पक्षी जो बैठे हैं कहाँ पे बैठे हैं, वृक्ष पे बैठे हैं, तो यहाँ कोई ना कोई आधार है पक्षियों के बैठने का। जहाँ भर आधार होता है वो अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण बताना है आप लोग को।
तो उत्कर्ष का विशेषण ऑप्शन नंबर सी उत्कृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है पंकज, जलज, सरोज आदि जिसके पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं वो कौन सा शब्द होगा। यानी कि पंकज, जलज और सरोज जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आप लोग को समय दिया जा रहा है, 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आता हो कमेंट करके फटाफट देते रहेंगे आंसर को। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, चौपाई किस प्रकार का छंद है। चौपाई किस प्रकार का छंद है, चलिए बताइए आंसर। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे सममात्रिक छंद है चौपाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अर्थ पर आश्रित अलंकार को क्या कहते हैं। अर्थ पर आश्रित अलंकार जो होता है वो कौन सा अलंकार कहलाता है। अर्थालंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास या फिर विभावना। देखिए यहाँ पे अलंकार के प्रभाव जो हैं, प्रकार जो होते हैं वो अर्थ, शब्द और उभया होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुप्रास और विभावना जो है ये इसी के अंतर्गत आने वाले अलंकार होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ पर आश्रित की बात किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। अर्थ से संबंधित अर्थालंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है। चलिए देखते हैं। तो ये बिहारी की भाषा है, उपभाषा है, ठीक है, बिहारी उपभाषा की बोली कह सकते हैं मगही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और उसी के साथ अब अगला पोर्शन स्टार्ट होता है। 16 नंबर प्रश्न जो है ये पैसेज से लिया गया है। पैसेज को आराम से पढ़ेंगे और 16 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ही है। चलिए यहाँ से पढ़िए, यहाँ तक पढ़ना है आप लोग को। सोलह नंबर का, और एक बात, अंग्रेजी के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए और आप क्वेश्चन को पढ़िए और देखते रहिए हमारे साथ कि कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं इसमें। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्लियर। चल 17 और 18 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पोएम से लिया गया है। ये पोएम है आपके स्क्रीन पर, यहाँ से पढ़ना है। मदर्स आर फॉर लाफिंग से पढ़ना है और व्हेन दे रिंग तक पढ़ना है। 17 नंबर का प्रश्न नंबर है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर का है। यहाँ पे आपको ये दे शब्द जो लिखा है ये आपको व्हेन दे रिंग हेयर दे स्टैंड फॉर, यानी कि दे किसको इंगित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल टेलीफोन्स बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न 19 और 20 नंबर का प्रश्न जो है इसमें आपको एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। यदि कोई सी पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन डी आपको चूज कर लेना है। चलिए देखते हैं कहाँ पे एरर हो जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, बी में एरर है। तो चलिए देख लेते हैं एरर कहाँ है। तो लविंगली इज यूज इन प्लेस ऑफ लवली, यानी कि जहाँ पे लविंगली लिखा है वहाँ पे लवली होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो लवली लिखा है उसके स्थान पर लविंगली होना चाहिए था। स्पेलिंग है LOVINGLY। क्लियर। चलिए इसलिए इस पार्ट में एरर है। और उसी के साथ 20 नंबर प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे पहले ही पार्ट में आपका एरर है। इस पार्ट में पहले ही पार्ट में एरर है और इसमें आपको एजुकेटेड के स्थान पर आफ्टर नॉट ओनली पहले होना चाहिए था। इसका तात्पर्य यह है कि पहले ही नॉट ओनली एजुकेटेड ऐसा होना चाहिए था, इसको घुमा देना चाहिए था। इसके स्थान पर इसको और इसके स्थान पर इसको रखना चाहिए था। क्लियर। इसलिए ये एरर है। और इसी के साथ अगला प्रश्न 21-22 नंबर का प्रश्न जो है इसमें आप लोग को जो बोल्ड पार्ट है यानी कि डार्क लाइन है, ये शब्द जो लिखा गया है ये क्या है ये बताना है।
चलिए देखते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वाज ब्रोकन। इसका तात्पर्य ये है ऑप्शन नंबर पहला ही हैज ब्रोकन सही होना चाहिए था यहाँ पे। और उसी के साथ अगला प्रश्न है सही आर्टिकल को चूज करना है। दो आर्टिकल हैं, दो खाली जगह हैं, दोनों जगहों पे आर्टिकल भरना है सही आर्टिकल को। तो पहले में जो भरा जाएगा वो आपका जो भरा जाएगा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, उसी में साथ साथ दूसरा जो होगा वहाँ पे द आर्टिकल को फिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 24 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भरा जाएगा और ये प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा। पहले वाले में इनटू हो जाएगा, दूसरे वाले में टू हो जाएगा। क्लियर, चलिए सी ऑप्शन सही होने के साथ 25 नंबर भी बढ़ेंगे और 25 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे कंजक्शन बिकॉज कंजक्शन भरा दिया जाएगा। और अगला प्रश्न आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। इग्नोर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो अपोजिट का इग्नोर मीनिंग जो होगा लिसन होगा। ठीक, चलिए इग्नोर मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना और लिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना या जानना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना था, मैग्नीफाई यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न 28 नंबर की बात करें तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न का। 29 और 30 नंबर का प्रश्न जो है जो अंडरलाइन शब्द किया गया है ये क्या है आपका ये बताना है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, पहले वाले में ये जो फिनिश्ड लिखा गया है फिनिश्ड ये वर्ब है और दूसरे वाले में जो यहाँ पे लिखा गया है ये शब्द ये आपका क्या है एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला पोर्शन जो स्टार्ट होता है संस्कृत का। संस्कृत में 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं 31 नंबर का पहला सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेदम लिखत बिल्कुल भरा जाएगा। और उसी के साथ अगला 32 नंबर की बात करें तो 32 नंबर में भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ 33 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, लोभिना। और 33 के बाद 34 की बात करते हैं तो 34 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भरा जाएगा वो बिना ऑप्शन भर दिया जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग सोच रहे होंगे केवल आंसर को बता रहे हैं, तो आंसर हम नहीं बता रहे हैं। आप लोग चलिए 35 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। कोलाहलम स्पेस है, फिर उसके बाद है कुरूत, तो कोलाहलम या कुरूत ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए 36 नंबर में भी आप लोग को कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो क्रियते, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पेस है, उसके बाद बालिका नृत्यति। 37 का ऑप्शन नंबर पहला ही सा बालिका नृत्यति ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और 38-39 नंबर का प्रश्न जो है ये आपका अपठित गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है। सूर्या कस्या दिशायाम उद्येति। तो चलिए देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न। ऑप्शन नंबर 38 का जो सही हो जाएगा वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्व दिशा बिल्कुल सही ऑप्शन, पूर्व दिशायाम बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ए बिल्कुल सही है। और उसी के साथ 39 नंबर की बात करते हैं तो 39 नंबर में भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, अचला यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 40 की बात करते हैं तो इस श्लोक को पढ़ना है और इस श्लोक को पढ़ने के बाद आप लोग को 40 नंबर का प्रश्न का कमेंट करके आंसर देना है। तो 40 का ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर वो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। और उसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। और यहाँ से अब आपका विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट होता है। और ये 4 ग्राफ आपके स्क्रीन पर बने हैं। इसमें आपको बताना है, संबंध बताना है। किस प्रकार का संबंध ये है कि कौन सा असमान वेग से गतिमान वस्तु की स्थिति समय ग्राफ को दर्शाया गया है इसमें। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो सही है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु को दर्शाया गया है। वेग ये इस प्रकार से ऐसे बढ़ रहा है और गतिमान भी है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि शांत जल में नदी खड़ी नाव
शांत जल में खड़ी नाव से जब कोई व्यक्ति किनारे पर कूदता है तब नाव जाती है आगे की ओर, पीछे की ओर स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। ये तो इजी प्रश्न है, सभी को मालूम है। यहाँ पे न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का जो है नियम लगता है। जब कोई भी व्यक्ति नाव से कूदता है किनारे खड़ी नाव पर तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो किस ऊष्माओं का रूपांतरण होता है? चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके आंसर कौन सा इसका होगा सही। तो हम कोई भी जब भी साइकिल चलाता है तो वहाँ पे रासायनिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन सभी ऊष्माओं का रूपांतरण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि अपमार्जक प्रदूषण का स्रोत क्या है? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन जो है यही प्रदूषक का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रक्त तप्त कार्बन डाइऑक्साइड CuO जो है पर अमोनिया गैस यानी H3 प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण के पश्चात कौन सी गैस बनेगी? तो नाइट्रोजन बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है 46। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल पर तैरते देखा होगा, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे बर्फ के तैरने का कारण यह है कि बर्फ के टुकड़े की जो संरचना होती है वो पिंजरे के समान होती है। किसके समान? पिंजरे के समान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो निश्चित सही होगा आपका, वो यदि एक सामान्य लवण प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है तो प्राप्त लवण किस प्रकृति का होगा? 47 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। इसी के साथ अगला, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है? तो रेटिना पर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रोग क्या है? रोग क्या है? तो रोग जो है ये सामान्य प्रक्रिया में बाधा है। जैसे हमारी बॉडी मान लेते हैं अपने ऊपर ही ले लेते हैं, हमारी बॉडी अच्छी खासी है, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोई बीमारी या रोग हो जाता है तो यही सामान्य प्रक्रियाएं जो होती हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ अगला, ओजोन के अपक्षय से किन निम्नलिखित में से रोग कौन से होते हैं? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे मोतियाबिंद भी होती हैं और त्वचा कैंसर भी होता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला पोर्शन मैथ का स्टार्ट होता है। मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा अलग से वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग वहाँ पे जाकर के प्ले लिस्ट से इसको भी, इस वीडियो को 20% जिसमें बताया जाता है उसको आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिएगा। अन्यथा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करिए, फॉलो करिए, वहाँ से जो है आपका पूरा हूबहू जैसे ही PDF आप लोग पढ़ रहे हैं वैसे PDF मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर के इसको खुद सॉल्व कर लीजिए। चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ और ये पर्यावरण अध्ययन से लिया गया है। इसमें आधुनिक, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? चलिए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आधुनिक भूगोल का पिता के बारे में पूछा गया है तो अलेक्जेंडर जो वान हम्बोल्ट हैं इन्हीं को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है, सबसे ऊँची चोटी जो है वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन अनीमुड़ाई है, माफ़ कीजिए अनाईमुड़ी है। क्या है? अनाईमुड़ी। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो भारत का गवर्नर कौन था ये बताना है। सभी को मालूम है, डफर 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 डफर। ठीक,
याद आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका A.O. ह्यूम। आप कीजिएगा, यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा गया है तो लॉर्ड डफरिन सही होना चाहिए था। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ ठीक, सही बात है। लॉर्ड डफरिन जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था और उस समय जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय A.O. ह्यूम उसके अध्यक्ष थे, ठीक, पहले अध्यक्ष। और 1858 में जो है इसकी 1885 है, 1858 नहीं है, 1885 है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे लेकिन सही हो जाएगा इसका, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? चलिए बताइए ऑप्शन को कौन सही हो जाएगा यहाँ पे। 74 का प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे 1815, 1 मिनट, 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की जो है स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पैंथर्स पार्टी का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित पार्टी है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें कौन से है। बात करते हैं, ये सबसे छोटा राजमार्ग है और इसकी लंबाई 6 किलोमीटर केवल है और इसका नाम है 47A, ठीक, रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 47A बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेशनल हाईवे 47A भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 8 अगस्त, माफ़ कीजिए 8 अगस्त नहीं, 6 अगस्त, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, 6 अगस्त 1952 को होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध चित्रकला की शैलियाँ हैं? कौन सी बौद्ध चित्रकला की शैलियाँ हैं इसमें आप लोग को बताना है। देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली, ये सभी जो हैं चित्रकला की शैलियाँ हैं, बौद्ध चित्रकला की शैलियाँ हैं। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जिसको हम लोग FRI कहते हैं, वो देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था। अच्छा, यहाँ से दूसरा पोर्शन मनोविज्ञान का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। इसमें उत्तर बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है ये पूछा गया है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था की काल चलता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन के साथ अगला प्रश्न लेते हैं, और डाल्टन शिक्षण पद्धति किस पर आधारित है ये बताइए आप लोग। चलिए, डाल्टन शिक्षण पद्धति किस पर आधारित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, ये खेल विधि से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें है कौन सी विधि स्ट्रक्चर लिस्ट स्कूल में मनोवैज्ञानिक की देन है? 83 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। ये अंतर्निकरण विधि है, इससे ये मनोवैज्ञानिक देन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप्ड किस शहर में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सिकंदराबाद में ये स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इसमें जो चार्ल्स वुड डिस्पैच आदेश था, पत्र था, उसमें किस भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है? तो ये जो सभी को पता है, जो भी पढ़ रहे हैं, इसमें अंग्रेजी और देसी दोनों भाषाओं में शिक्षा देने का माध्यम बनाया गया था। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का आधार क्या है? चलिए बताइए ऑप्शन। समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या तुम्हारी और हल भी तुम्हारा, समस्या अज्ञात और हल अज्ञात,
समस्या अज्ञात और हल ज्ञात, समस्या ज्ञात और हल अज्ञात। तो यहाँ पे क्रियात्मक शोध का आधार बताना है, तो पहला ही सही हो जाएगा। समस्या अगर हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 20वीं शताब्दी की बात करें तो इस शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे BF स्किनर के द्वारा ये कहा गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामूहिक वाद विवाद प्रविधि के प्रतिपादक कौन थे? हेरी एंड ट्रीट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हेरी एंड ट्रीट जो थे वो सामूहिक वाद विवाद प्रविधि के प्रतिपादक थे। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। और शिक्षा में प्रयोजनवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया या किसने किया था? प्रयोजनवाद की बात किया गया है शिक्षा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सैंडर्स पीमर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल D.W. एलन को माना जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला लिंग भेद क्या होता है? चलिए देखिए और बताइए लिंग भेद क्या होता है। यहाँ से मानव अभिवृत्ति के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, शिक्षण कौशल से संबंधित भी है। शिक्षण कौशल से संबंधित ये प्रश्न है, लिंग भेद क्या होता है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, जो स्त्री पुरुष के बीच अजीबीय अंतर को दर्शाए वही लिंग भेद होता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, किसी बच्चे के व्यक्तित्व के गुणात्मक परिवर्तन का घटक क्या है? व्यक्तित्व है, वंशानुक्रम है, वातावरण है या ये सभी हैं? तो 92 का डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रत्येक अवस्था दूसरे से प्रभावी लक्षण या प्रमुख विशेषता से भिन्न हो जाती है, जो इस अवधि को उसकी सशक्तता, एकता और अपूर्वता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? 93 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे फील्डमैन ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? इसमें कथन से संबंधित प्रश्न आपको 5-6 प्रश्न मिल गए हैं, तो कथन भी आप लोग याद करते रहिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये रास का कथन है कि चिंतन मानसिक क्रिया का जो है ज्ञानात्मक पक्ष होता है। क्लियर? तो डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, सीखने की जो अवस्था है, माफ़ कीजिए, सीखने की आवश्यकता से संबंधित क्रियाशील शिक्षा की मुख्य सिद्धांत क्या हैं? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मौलिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही ऑप्शन पहला बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। इसमें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो है वो किसके द्वारा किया गया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये मरे के द्वारा किया गया है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम से संबंधित पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अधिगम से संबंधित जो पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो डोलार्ड और मिलर हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही होगा। अगला है नेक्स्ट, नियम के अनुसार की बात करें तो कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है, तो वो किसका नियम है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह साहचर्य के परिवर्तन का नियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है? 99 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, थॉर्नडाइक। ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए थे और 5 गौण नियम दिए गए थे। तो मुख्य नियम के अंतर्गत ये प्रभाव का नियम आता है, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन थॉर्नडाइक हो जाएगा। इसी के साथ अगला सिगमंड फ्रॉयड की बात करें तो सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, 3 भागों में इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका 100 पूरा हो गया है। और यहाँ पे वो तीनों नाम अगर बात करते हैं तो पहला ईड है, दूसरा ईगो है, तीसरा सुपर ईगो है। क्लियर? इन तीनों भागों में सिगमंड फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है कि 101 से लेकर के 130 प्रश्न तक जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको भी। पहली बार किस पादप से जीका वायरस के लिए टीके का वैक्सीन तैयार किया गया है? 101 का। तो पहला ऑप्शन तंबाकू के पौधे से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2018 भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये संयुक्त अभ्यास जो है मंगोलिया के साथ और भारत के साथ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है परिवहन मंत्रालय के अनुसार कब से पूरे भारत में एक समान ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी? 103 का सी जुलाई जो है 2019 की बात करें तो इस समय से ये पूरे देश में जो है एक समान ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे पुराना करंट अफेयर है इसलिए आप लोग को जो है इसको केवल देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग नए करंट अफेयर को अपडेट करते रहिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यहाँ पे ये नई दिल्ली में की गई। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत जो की गई वो 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है वर्ष 2018 में संपन्न विश्व कुश्ती चैंपियन में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो यहाँ पे पहला पूजा टांडा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठांडा। ठीक, नेक्स्ट ए ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है 11वें ग्लोब कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? 107 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नई दिल्ली में ये किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 को किस नगर पालिका का नाम बदलकर दीनदयाल नगर कर दिया गया है? ये स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका नाम जो बदल कर रखा गया है मुगल सराय का नाम बदल कर रख दिया गया है पंडित दीनदयाल नगर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है एशियाई खेल 2018 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 200 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है? तो 109 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, द्युति चंद ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रथम विदेश यात्रा किस देश से करी? 110 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे म्यांमार सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सौर जल निधि योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये उड़ीसा में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कुलदीप यादव का संबंध किस खेल से या किस क्षेत्र से संबंध है? तो पहला ऑप्शन क्रिकेट से इनका है, कुलदीप यादव का संबंध। अगला प्रश्न है वर्ष 2019 में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? अच्छा, यहाँ पे होने की बात किया गया है, इस समय 2022 में भी हो गया है कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन, भारत में होना तय था 2019 में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है भारत इंडोनेशियाई नौसेना का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास समुद्र शक्ति किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये जो है सुरावाया इंडोनेशिया का एक जो द्वीप है उस पर किया गया, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो यहाँ पे हरियाणा को दिया गया है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। नेक्स्ट है ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो ये रचना जो है पुस्तक की डेविड ग्रासमैन के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? यह हिस्ट्री से संबंधित पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है अक्टूबर 2018 में के मध्य गुड गवर्नेंस पहल पर क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कोहिमा, ये नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहु विवाह एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है?
तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट, टार्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? बात करते हैं टार्नेडो की, तो ये टार्नेडो जो है एक चलने वाली हवा है, तो ये इसका संबंध कहाँ से है? ये जलधारा कह सकते हैं इसको, जलधारा है ही यहाँ पे। ऑप्शन नंबर उत्तरी अमेरिका से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्मा का सर्वोच्च चालक कौन सा है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक कह सकते हैं कौन सा है? जल है, पारा है, लकड़ी है, चमड़ा है? तो यहाँ पे पारा जिसको कहा जाता है, इसका नाम मरकरी भी है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और एक बात, ये पारा जो है, ये पारा आपका जो है ये द्रव अवस्था में रहने वाला धातु भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कमरे की अवस्था में, कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है? तो वो पारा है। ठीक, नेक्स्ट है 123 नंबर का प्रश्न, ठुमरी गायिका जो गिरजा देवी हैं उनका संबंध किस घराने से है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बनारस घराने से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, विष्णु दास भावे अवार्ड 2017 किस कलाकार को प्रदान किया गया? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन जोशी को किया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट है, एजुथाचन पुरस्कार किस राज्य का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है? 125 का कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ये पुरस्कार जो सबसे बड़ा राज्य है, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो केरल राज्य का है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सोलर पार्क परियोजना हेतु भारत ने किसके साथ ऋण समझौता किया है? यहाँ पर भी सी बिल्कुल विश्व बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, जबलपुर मध्य प्रदेश का जो 64वां योगिनी मंदिर किस धर्म या समुदाय से संबंधित है? तो ये शाक्त से संबंधित है। ऑप्शन शाक्त से है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, विदेशिया लोकनृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? विदेशिया नृत्य लोकनृत्य की बात किया गया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे बिहार से इसका संबंध है। और अगला प्रश्न है, राममान कहाँ का थिएटर है? राममान कहाँ का थिएटर है? तो ये उत्तराखंड का थिएटर है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, राड ग्लोब शैडो और स्ट्रिंग का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर बी कठपुतली खेल से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है रीजनिंग से। रीजनिंग के कथन निष्कर्ष पहला है, इसके ऑप्शन को केवल बताएंगे, आप लोग हल करिएगा, हमारे आंसर के साथ मिलान करिएगा। इसमें 5 प्रश्न हैं और ये सर के द्वारा पढ़ाया भी जा रहा है अलग से वीडियो, वहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। तो 131 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, केवल सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 132 की बात करें, ये ऊपर पैराग्राफ्स है, नीचे क्वेश्चन है। तो 132 में पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 33 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 34 का, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन यू होगा। 35 की बात करें तो 35 का ऑप्शन नंबर डी दक्षिण बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ नेक्स्ट 36 की बात करते हैं। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न स्टार्ट हो गया है, 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी हम लोग फटाफट कवर करेंगे। तो 136 का कौन सा सही होगा, जो विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बताइए। तो इंग्लैंड में हुई थी, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, जावा क्या है? तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, वायरस वांस ट्रोजन हॉर्स क्या है? 129 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। मालवेयर ये होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कला शिक्षण के शिक्षण सूत्र कितने होते हैं? माफ कीजिए, कला नहीं है, कक्षा शिक्षण के जो सूत्र होते हैं वो कितने शिक्षण सूत्र हैं, ये बताना है। तो ये 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला आपका सही हो जाएगा।
अगर बात करते हैं दोनों होते कौन कौन से हैं, तो पहला जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, दूसरा जो होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। यही दोनों कक्षा शिक्षण के शिक्षण सूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 140 का। इसमें पूछा गया 2 GB कितने MB के बराबर होता है। वैसे 1 GB की बात करते हैं तो 1 GB जो है 1024 MB के बराबर होता है, 1 GB बराबर। तो यहाँ पे 2 GB की बात किया गया है तो उसका दोगुना कर देंगे, तो दोगुना करने पे कितना आंसर आ जाएगा, तो आंसर 1024 में 1024 गुणे 2 करेंगे तो ये 2048 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे मानव अभिवृत्ति एवं व्यक्तित्व के प्रश्न इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। 10 प्रश्न इसके हैं, फटाफट इसको भी हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक मूल्य के प्रारंभिक दर्शन संविधान से कहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, नीति निर्देशक तत्वों से ये प्राप्त होते हैं। ए सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच लंबा होता है। तो ये 1.7 इंच लंबा होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों को शिक्षा के अवसर की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही समान मिलनी चाहिए, चाहे जिस प्रकार का बालक हो समान अवसर मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट है, बालकों को खेलकूद तथा अन्य सामूहिक गतिविधियों को कराने से मूल्य का विकास, मतलब किस मूल्य का विकास होगा, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी बंधुत्व का मूल्य जो है विकसित होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। यहाँ पर भी सी स्टेनले हॉल के द्वारा ये कहा गया है किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में अच्छे कार्य करने का विकास किस सकारात्मक विधि से होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुरस्कार विधि बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, महाकवि टैगोर का शिक्षा के संबंध में क्या विचार था। महाकवि टैगोर का शिक्षा के संबंध में विचार बताना है, और विचार क्या था ऑप्शन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे शिक्षक एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। यही सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के मुख्य पक्ष कौन से हैं। तो प्रेरणा के मुख्य पक्ष चाहे वो ज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो, क्रियात्मक हो, ये सभी हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए बताइए, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था। वैसे बात करते हैं बाल विकास की, तो बाल विकास के समय समय पर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता था, लेकिन बाल विकास के पहले किस नाम से जाना जाता था, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसमें किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो जो लंबी अधिगम प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके 150 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके अपनी राय और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिल रहे हैं अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।